गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर नंबर आपके पास में देखिए 382 982 अपन पहले बता चुके हैं, जिसमें अपन ने ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा था कि वो किस प्रकार अपन व्युत्पन्न करते हैं। उसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि जो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला है वो एक घातीय फलन का समाकलन करने के लिए प्रयुक्त होता है, और उसमें अपन ने ये कहा था कि जो n था परास को अपन ने n बराबर भागों में विभक्त किया था, तो वो जो अपन जितने भागों में उसको विभक्त करेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट को, वो आपके पास में ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए। लेकिन इसमें एक अपन रेस्ट्रिक्शन यूज करेंगे, वो जब यूज आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कल मैंने कहा था कि जो ये सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र है इसमें n बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर, और आज के फॉर्मूले में मैं n बराबर 2 प्रतिस्थापित कर रहा हूं। तो देखिए पहले तो अपन देखते हैं कि समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर तथा तर्कीय एवं उच्च क्रम के या हायर ऑर्डर उच्च क्रम के अंतरों की या जो डेरिवेटिव है या डिफरेंस है उसकी नगण्य करने पर या उपेक्षा करने पर। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं कि यदि मैं तर्कीय क्रम के अंतर उसके हायर ऑर्डर जितने भी यदि नेगलेक्ट मान रहा हूं, इसका मतलब है कि जो फंक्शन होगा वो आपके पास में क्या होगा, द्विघात का होगा। अर्थात अपन ऐसा कह सकते हैं ax² + bx + c। तो इसका मैं यदि सेकंड डिफरेंस निकालूंगा तो वो तो कांस्टेंट आएगा, और थर्ड और हायर जितने भी डिफरेंस होंगे वो सब आपके पास में क्या होंगे, 0। तो इस फॉर्मूले के अंतर्गत, सिम्पसन के फॉर्मूले के अंतर्गत में जो फलन है वो एक द्विघात का होना जरूरी है। ठीक है, द्विघात से अधिक अपन इसके अंतर्गत यूज नहीं करेंगे। तो यदि द्विघात है तो द्विघात होने के लिए आपके पास में थर्ड ऑर्डर और इतने जितने भी हायर ऑर्डर है वो सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अपना हो गया, फिर भी मैं बाद में दिखा दूंगा। अब मेरी बात सुनिए, यदि मैं n बराबर 2 रखता हूं तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, x0 से x0 + 2h y ऑफ dx का मान है वो लगभग बराबर आपके पास में h इंटू, देखिए क्या वैल्यू आएगी, n का मान 2 पुट कर रहा हूं, 2y0 प्लस यहाँ n का मान 2 तो 4/2 डेल्टा y0 प्लस 8/3 माइनस का देखिए 2 का 4/2 साइड ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, और ये हो गया del स्क्वायर y0/2 फैक्टोरियल। और इसका हायर ऑर्डर आपके पास में क्यों क्यूब है, तो क्यूब मैंने कहा है कि उसका आपके पास में उपेक्षा करने पर। अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x0 से x0 + 2h y ऑफ dx का मान h अपॉन, अब एक अपॉन में क्या आएगा, मैं इसको सिंपलीफाई यहां कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं सिंपलीफाई यहां करके आपको बता रहा हूं। del y0 चलो यहां लिख देते हैं आपके पास में, एक बार यहां पर आपके पास में क्या हो गया h, ये हो गया आपके पास में 2y0 + 2 टाइम्स y1 - y0, क्योंकि del y0 मतलब y1 - y0, और प्लस देखिए ये 3 इसमें गया तो 6 और 6/3, तो 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये रह गया 1/3 del स्क्वायर। तो del स्क्वायर का मान क्या होता है, y2 - 2y1 + y0। अब ये कोई मत कह देना कि सर ये कहां से आया है, ठीक है, क्योंकि अपन कितने बार भी कर सकते हैं, अरे भाई कुछ भी नहीं करना है, del स्क्वायर को e - 1 का होल स्क्वायर लिख लो, या फिर y0 के पहले ऊपर del y0 निकालो और एक बार डेल्टा और ऑपरेट करवा दो। ठीक बात, देखिए इस बार एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि आपके पास में क्या आ रहा है, 6/2/3, 2 से 2 कट गया 1/3, सही राइट है। ठीक है, अब मैं देखिए 2y0 से 2y0 कैंसिल आउट,
तो ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस प्रकार बन गया, x नॉट से x नॉट प्लस 2h y dx। इसका जो मान होगा वो लगभग आपके पास में देखिए, ये एलसीएम लेता हूं 3, तो 2y नॉट से 2y नॉट को कैंसिल आउट, तो ये हो गया h बाई 3 इंटू क्या वैल्यू बच रही है देखिए 2y1 और माइनस का 2/3y1, तो देखिए 2 माइनस 2/3 कितना हो रहा है आपके पास में देखिए 2y1 और ये हो रहा है देखिए आपके पास है माइनस का 4/2/3, तो ये हो गया 6 माइनस 2/3, तो ये हो रहा है 4/3। ठीक है, तो अपने पास में वैल्यू क्या हो गई 4y1, ठीक है, और y0/3, तो ये आपके पास में 3 बाहर ले रहा हूं, तो पहले आ गया y0 और प्लस y2, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अपने पास में फर्स्ट इंटीग्रेशन आ गया, जिसको मैं सभी का नंबर 2 देता। ठीक बात, अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या कर रहे हैं y0 प्लस 4y1 प्लस y2। अब देखिए अभी अपन वही काम कर रहे हैं, ये जो मैं रीजन ले रहा हूं इस रीजन के अंदर अपन को इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है x नॉट से x नॉट प्लस ns। अब मैंने जो पहला बाउंड्री ली है या छोटा सा जो रीजन लिया है वो x नॉट से x नॉट प्लस 2h तक लिया है, क्योंकि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है x नॉट से x नॉट प्लस 2h। ठीक है, अगला लूंगा वो कहां से कहां तक लूंगा x नॉट प्लस 4h तक। ठीक है, और इन सब को ऐड करूंगा अपने पास टोटल रीजन आ जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, फंक्शन वही है लेकिन लिमिट चेंज है। लिमिट आपके पास चेंज होने का मतलब क्या है कि उसके मध्य अंतर उतना ही है, लेकिन फंक्शन की लिमिट आपके पास में परिवर्तित हो रही है। या x नॉट से x नॉट प्लस 2h है, अगली लेंगे अपन x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 4h, लेकिन डिफरेंस 2h का ये। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 2h आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बात ध्यान खोलकर छोड़ना जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने जा रहे हो, मान लीजिए आपके पास में इक्वेशन लिखी हुई है 1 से 4 f of x dx, तो अब देखिए ये x नॉट है, ये x नॉट प्लस ns है, तो इसको मैं जितने भागों में विभक्त करूंगा, क्योंकि ये टोटल इंटीग्रेशन है, इसको मैं छोटे-छोटे इंटीग्रेशन में तोड़ूंगा, तो जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो हमेशा ध्यान रखना जो भागों की संख्या आएगी, जितने भागों में विभक्त कर रहा हूं वो हमेशा सम आनी जरूरी है, इवन आनी जरूरी है। इवन क्यों आएगी, क्योंकि देखिए अपन x नॉट से x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 4h सब आपके पास में इवन फंक्शन है। लेकिन जब ट्रेपेजॉइडल में अपन x नॉट से x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h, तो उसमें देखिए मैं कहां से कहां तक x नॉट से x नॉट प्लस h और x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h, तो ये देखिए ये इवन मानकर ये ऑड और ये इवन, मतलब ऑड और इवन दोनों में चलता था, लेकिन आपके पास में सिम्पसन के अंतर्गत सब जो टर्म है वो इवन ही है। अर्थात जो अपन लिमिट को ब्रेक करेंगे वो जो लिमिट आएगी वो इवन पार्ट्स में आनी जरूरी है, इवन नंबर में आनी जरूरी है। अर्थात जो n का मान होगा, यहाँ पर जो n का मान होगा वो 2m होना जरूरी है, अर्थात 2 का गुणज होना जरूरी है। ये बात ही अपनी इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं जब क्वेश्चन करूंगा तभी रिपीट करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंतर्गत अपन लिमिट को जब ब्रेक करेंगे तो हमेशा आपके पास में सम भागों में ब्रेक करेंगे या इवन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अर्थात यदि आपके पास जो भागों की संख्या आएगी वो सिर्फ आ सकती है 8 आ सकती है, 4 आ सकती है, 2 आ सकती है, 10 आ सकती है, 12, लेकिन 13, 11 कत्ते भी नहीं आनी चाहिए। ठीक बात। अब अपन आगे बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, अपन सिमिलरली देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कंसेप्ट कल भी समझाया था, आज तो हालांकि मैं थोड़ा फास्ट समझाया लेकिन कल आपको अच्छी तरह से समझा रखा है। तो ये होगा x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 4n y dx का मान लगभग होगा h/3। अब देखिए लोअर लिमिट का पहले लोअर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट y2 है प्लस 4y3 प्लस y4, क्योंकि अपर लिमिट 4h है तो 4, 2h है तो 2। ठीक है, इसको मैं समीकरण दे दिया 3। और इसी प्रकार में जनरल देखिए आपके पास में यहाँ लिख लेता हूं, डैश डैश करके आपके पास में अपन जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं
कि x नॉट प्लस यहाँ n माइनस टू इंटू एच आएगा, ध्यान रखना, और ऊपर आएगा x नॉट प्लस एन एच। तो यहाँ पर n है वो इवन होना जरूरी है, ठीक है। ये इवन होगा तो इवन में से 2 घटाएंगे तो इवन ही आएगा। तो देखिए आपके पास में y इंटू डी एक्स, इसका मान आपके पास में लगभग बराबर है h/3 y ऑफ n माइनस टू प्लस 4 ऑफ y ऑफ n माइनस 1 प्लस आपके पास में y ऑफ n। इसको मैं समीकरण दे देता हूं, देखिए 2, 3 और 4, ठीक है। ये अपनी वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इन सब इंटीग्रेशन को ऐड कर लेते हैं। तो समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, अब देखिए समीकरण इन सबको जोड़ूंगा तो इधर आपके पास में देखिए मैं बता देता हूं सीधा, x नॉट से x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 4h और आगे x नॉट प्लस n माइनस 2h से x नॉट प्लस n। डेफिनेट इंटीग्रल की मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो इसको सीधा लिख सकता हूं कि x नॉट से x नॉट प्लस nh और ये y dx। यदि ये समझ में नहीं आए तो मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल कैलकुलेशन में ये पूरा अलग अलग, अरे भाई ये जोड़ूंगा तो ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस इसके आगे वाला टर्म और प्लस ये जुड़ेगा, फंक्शन सेम है लेकिन लिमिट अलग अलग है, लेकिन लिमिट आपके पास में जहां खत्म हो रही है अगला इंटीग्रेशन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, तो ये आपके पास फंक्शन आ गया और ये आ गया h/3 में बाहर ले लेता हूं। यहां आ गया आपके पास देखिए y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस 4y3 प्लस y4 और प्लस आपके पास देखिए क्या बचेगा y ऑफ n माइनस 2 प्लस 4 ऑफ y n माइनस 1 प्लस y ऑफ n। ये आपके पास का फॉर्मूला आ गया। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ओवर x नॉट से x नॉट प्लस nh y dx का मान होगा h/3, क्या होगा y0 एक बार आया हुआ है और yn एक बार आया हुआ है, तो y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स y1 4 टाइम्स है y3, तो ये y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस सो ऑन, ये आपके पास हो गया y ऑफ n माइनस 1 प्लस का 2 टाइम्स कैसे y2 y4 आगे y4 और यहाँ yn माइनस 2 और yn माइनस 2, तो ये हो गया आपके पास में y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस 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 y ऑफ n माइनस 2। ये फॉर्मूला आपके पास में स्टैंडर्ड आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि सिंस x नॉट बराबर a, x नॉट प्लस h बराबर x1 एंड सो ऑन x नॉट प्लस nh बराबर xn, या फिर इसको अपन b भी लिखते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए आपके पास में ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ओवर a से b, ठीक है, y dx का मान होगा, या फिर x नॉट से आप xn तक भी लिख सकते हैं क्योंकि ये x नॉट है और इसको अपन xn भी कहते हैं। तो ये वैल्यू होगी आपके पास में h/3 इंटू y0 प्लस yn इंटू 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस सो ऑन y ऑफ n माइनस 1 और प्लस आपके पास में 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस आपके पास में y ऑफ n माइनस 2। ये समीकरण में दे देता हूं 5। तो समीकरण जो 5 है वो आपके पास में सिम्पसन 1/3 रूल। अब देखिए ये जो सिम्पसन 1/3 रूल है या 1/3 नियम है, इसको कभी कभी सिम्पसन रूल भी कहते हैं। और इसके बाद में मैं आपको सिम्पसन 3/8 और पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आपके पास में या तो सिम्पसन 1/3 या फिर सीधा लिख लिया जाएगा सिम्पसन, तो आप सिम्पसन 1/3 ही मानोगे। जब सिम्पसन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा तो आप सिम्पसन 1/3 रूल को ही बेसिक मानोगे, ठीक है। तो ये आपके पास में, अब यहां से स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं साफ कर रहा हूं, देखिए अब मेरी बात सुनो, जो आपके पास में समीकरण 5 है, समीकरण 5
सिम्पसन एक तिहाई नियम या जनरली सामान्य सिम्पसन नियम के नाम से जाना जाता है। नियम कहलाता है। ठीक बात। अब ध्यान रखना, या नोट डाल के लिखता हूं, हियर n बराबर 2m, अर्थात जो विभाजित भागों की संख्या है या परास की संख्या, विभाजित भागों की संख्या, या मैं जितने भागों में उसको ब्रेक कर रहा हूं, विभाजित भागों की संख्या सम होना जरूरी है। रीजन में पहले बता सकूं क्यों होता है, और मैंने नोट डाल के लिखा लिया है ताकि आपको याद रहे। अब देखिए इसकी ज्यामितीय सार्थकता। ज्यामितीय सार्थकता क्या है कि इसमें वक्र y इक्वल टू f ऑफ x को द्विघातीय वक्र या द्विघातीय फलन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब मेरी बात सुनिए। अतः इस कारण इसे पैराबोलिक फॉर्मूला, परवलयिक सूत्र या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैराबोलिक फॉर्मूला। पैराबोलिक फॉर्मूला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें जो कर्व होगा वो आपके पास है y इक्वल टू, आपके पास है देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसकी जो शेप होती है वो पैराबोला टाइप की होती है आपके पास में, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि y इक्वल टू आपके पास में 4x स्क्वायर या x स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये क्या है आपके पास है पैराबोला की शेप है। a का मान 4 हो जाए, a का मान 2 हो जाए, तो ये आपके पास में जनरली जो कर्व जाता है वो आपके पास में कुछ इस प्रकार जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हो सकता है सेंटर से जाए या सेंटर से नहीं जाए, वो कोई अलग बात है, लेकिन जो शेप बनेगी वो पैराबोला बनेगी। और उसमें अपन के एक स्ट्रेट लाइन या लाइन की इक्वेशन या एक घातीय फलन बन रहा था। यहाँ आपके पास में द्विघातीय फलन है और इसको अपन सिम्पसन 1/3 या जनरली सिम्पसन रूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन सिम्पसन 3/8 नियम पढ़ेंगे, जिसमें इसको 3 घात का बहुपद मानकर चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इक्वेशन नंबर जो 5 है इसको मैं लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए कि h/3 प्रथम तथा अंतिम कोटियों का योग, प्रथम तथा अंतिम कोटियों का योग प्लस 4 टाइम सभी विषम कोटियों का योग, y1 y3 सभी विषम है, प्लस 2 टाइम्स सभी सम कोटियों का योग y2 y4 y6 और y of n-2। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां h क्या है आपके पास में अंतराल की चौड़ाई, मैंने पहले आपको ट्रेपेजोइडल के अंतर्गत बताया था। तो ये है आपके पास में समीकरण 5 जो कि सिम्पसन 1/3 रूल कहलाता है। लेकिन इसके अंतर्गत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये है जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी है।